स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सेम वैसे ही है जैसा हमने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या कहा था कि दो जो वस्तुएं हैं उनके मासेस का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के गुणनफल के बराबर होता है। सेम वही हमारा यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ में 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 और Q2। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो फोर्स जो होगा F इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के, और उन दोनों के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है R उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होना चाहिए। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, तो F इजिकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। कूलम्ब लॉ के लिए सबसे मेन कंडीशन होनी चाहिए जो होती है वो होती है एक तो रेस्ट चार्ज, यानी चार्ज जो होना चाहिए वो रेस्ट पे होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए, और चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी कि वो बहुत छोटा होना चाहिए कि ताकि उसका कोई खुद का कोई फील्ड ना हो, कोई क्षेत्र ना हो। अब K क्या है, हमारा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इस K को हम लिखते हैं 1/4πε0। तो F इक्वल टू 1/4πε0, K की वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0। हमने कहाँ रखी है, F इजिकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। इस K की जगह हमने क्या रखा 1/4πε0। तो वैल्यू कितनी आ गई, F इजिकल टू K की जगह रख दिया 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। अब K जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है जो दो चार्जेस है हमने उसे किस मीडियम में रखा, उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, और K को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं उस मेथड पर डिपेंड करता है। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। क्योंकि F की वैल्यू कितनी होती है, अब हम इसका यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, F इजिकल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। अब हमको K की वैल्यू निकालनी, K इधर की रहने दें और R को कहाँ ले जाएं, इधर। तो हम क्या लिखते हैं F/r स्क्वायर, और Q1 Q2 कहाँ ले जाएं, नीचे। तो F को हम किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में, R को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और Q को हम किस में मेज़र करते हैं, कूलम्ब में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये इसकी हमारी यूनिट हो गई। और एप्साइनॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नहीं, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। परमिटिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। Q1 Q2/f/r स्क्वायर। एप्साइनॉट इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराडे अपन मीटर। अगर हम कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्साइनॉट को हम कहाँ लेके चल जाएंगे, यहाँ पे, और F को कहाँ लेके आ जाए, नीचे। तो 1/4π, ये तो क्या है, एक नंबर है तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी कोई यूनिट हो नहीं सकती। तो Q1 और Q2 कितना हो गया, कूलम्ब स्क्वायर, F क्या हो गया, न्यूटन, और R क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q क्या है हमारा, चार्ज, और चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, IT की फॉर्म में। तो हमने क्या लिख दिया, IT इसका है, IT इसका है, तो क्या हो गया I स्क्वायर और T स्क्वायर। F क्या है हमारा, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, MA, तो ये लिखा MA, तो हम इसकी जगह लिखते हैं MAR स्क्वायर। I को हम किस में मेज़र करते हैं, करंट को, एम्पियर में। तो A की पावर कितनी हो गई 2। T क्या है, टाइम, तो T की पावर कितनी हो गई 2। M क्या है, मास, इसकी पावर कितनी है 1। A क्या है, एक्सलरेशन को हम किस में मेज़र करते हैं, टाइम में और लेंथ में। तो T1 T-2, और R क्या है हमारा, लेंथ, डिस्टेंस, तो ये L2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, डायमेंशन M-1, T-2 है तो ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, प्लस का 2 हो जाएगा, तो T की पावर कितनी हो जाएगी 4। L3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3, और A2, तो कितनी आ गई M-1 L-3 T की पावर 4 और A की पावर 2। ये इसके क्या हो गए, डायमेंशन हो गए। एप्साइनॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो C इक्वल टू 1/4πε0
और म्यू नॉट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की। एप्सिलॉन नॉट तो हमने बोला परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, तो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ओके, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसे याद रखें क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ 1 कूलाम। 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है कि वैक्यूम में या एयर में जब दो चार्जेस जिसके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उन पे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो लगता है। तो एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 कूलाम के इक्वल होता है। कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम कूलाम फोर्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी 2 पॉइंट चार्ज है, यानी Q1 और Q2। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण, Q1 पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2। तो ये फोर्स क्या होगा, F12, यानी कि 1 किसके ऊपर लग रहा है, Q1 पे, और कौन लगा रहा है, Q2। तो Q2 तो बाद में लिखेंगे 2 और पहले क्या लिखेंगे, 1। जो जिस पे लगा रहा है उसे हम क्या लगाएंगे, पीछे, और जिसके ऊपर लग रहा है उसे हम क्या लिखेंगे, पहले। तो जिसके ऊपर पहले लग रहा है वो किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है तो 1 लिखा, और Q2 क्या कर रहा है, उस पे लगा रहा है तो वो क्या लगाएंगे, पीछे, तो 2। तो F12 फोर्स। अब B के ऊपर यानी कि Q2 के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। तो Q2 पे फोर्स लगाने वाला कौन है, Q1 है। तो Q2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को तो हम क्या लिखेंगे, पहले, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो उसको हम क्या लगा देंगे, पीछे। तो F21। इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है, R1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2। तो हम यहाँ बोल रहे हैं OA, ये है हमारा OA, उसका पोजीशन वेक्टर कितना लिखा आपने, R1, और OB क्या है, पोजीशन वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2। अब हम बोल रहे हैं कि इस Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स F12 हमको निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड स्क्वायर अपॉन R12 वेक्टर। हमने अभी कूलाम लॉ पढ़ा था, उसमें फोर्स क्या निकाला था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख रहे हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है, F12, यानी कि चार्ज 1 पे चार्ज 2 के द्वारा लगाने वाला फोर्स। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि A से B तक की डिस्टेंस, यानी B ने क्या लगाया है, A पे जो फोर्स लगाया है उसको हमने क्या बोला, F12, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हमने, R12 का स्क्वायर। तो R12 वेक्टर। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, इस Q2 चार्ज के लिए निकालेंगे। इस Q2 चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो हम क्या निकालना है, F21 निकालना है। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R21 मॉड स्क्वायर R21। अब R यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, R वेक्टर अपन मॉड R। अब यहाँ पे हम इन दोनों को हमको अगर इक्वल करना है तो हम क्या करते हैं, R12 मॉड R12 को हम क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1, और R21 को हम कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, माइनस साइन निकालना पड़ेगा। तो माइनस साइन को अगर मैं कॉमन निकालती हूँ इसमें से, तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस R2 माइनस R1। अब चूंकि ये माइनस है और यहाँ क्या लगा हुआ, मॉड है, तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी कि ये दोनों वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी को हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, R12 इक्वल टू R21 इक्वल टू किसके हो गया, R के। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेक्टर भी है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेक्टर। लेकिन वेक्टर को अगर मैं चेंज करती हूँ, तो वेक्टर को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या है, वेक्टर R12 अगर हम लिखते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, और R21 को मैं को लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, R1 माइनस R2। अब इन दोनों को अगर मुझे कॉमन निकालना है तो मैं कॉमन निकालूंगी तो इसमें कितना आएगा, वैल्यू कॉमन निकालूंगी तो माइनस R2 माइनस R1, तो माइनस आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, R12
माइनस इक्वल टू माइनस R21, ये लिखा जा सकता है। ओके, ये चीज़ आई माइनस में। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, इनमें रखूँ, तो ये चीज़ तो हमारी ऐसे ही है, ये चीज़ हमारी सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको माइनस में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों तो चीज़ सेम हो गई, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आई चीज़ समझ में, ये चीज़ दोनों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो R12 अपन R21, ये दोनों क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यानी कि ऊपर R वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 कैप। इसको हम जब वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। ओके, इसको हम आगे अब इसको क्या बोलते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यही यहाँ पे हमने देखा था कि इनकी डायरेक्शन तो क्या आ रही है, अपोजिट्स आ रही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों जो चार्जेस है इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो उन पर लगाएंगे फोर्स भी सेम ही लगाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड का लगाएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यही हमने यहाँ पे प्रूव किया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर सेम एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, इट्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस। अब ये जो है ना हमारा लॉ है, ये किसको फॉलो कर रहा है, हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और ये जो कूलाम फोर्स है, ये क्या होता है, एक सेंटर फोर्स भी है। और जो फोर्स है वो किसके अलोंग करता है, किसके अलोंग एक्ट करता है, ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है हमेशा। जो फोर्स है वो हमेशा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो F है वो हमेशा कहाँ लगता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगता है हमेशा। ये चीज़ याद रखिएगा। और कूलाम लॉ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन थी, जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, वो क्या होना चाहिए, एक तो चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, और चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ओके, और एक चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। ओके, अब हम दे रहे हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी हमने देखा नहीं परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी एक मीडियम है, यानी कि उसका खुद का एक कोई फील्ड होगा। वो क्या करेगा कि वो चार्जेस जिस मीडियम में रखे गए हैं, यानी एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं, तो उसका खुद का कोई फील्ड होगा उनका भी। तो ये परमिटिविटी यानी कि जो मीडियम होगा वो क्या चाहेगा कि वो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फील्ड है उसको क्या कर दे, ख़त्म कर दे और अपना फील्ड बना ले। यानी कि स्वयं के फील्ड को क्या करता है, परमिट करता है कि दो चार्जेस के बीच के फील्ड को कम कर दे। समझ में आया, दो चार्जेस है वो कहाँ रखे हुए हैं, अगर एयर, वैक्यूम या किसी अदर मीडियम में रखे हुए हैं तो उनका खुद का कुछ ना कुछ फील्ड होगा। और जब हम उसके अंदर कोई दूसरे मीडियम को लेके आते हैं तो वो मीडियम क्या चाहेगा कि वो उस मीडियम जो पहले से किसी मीडियम में रखे गए हैं उनका जो फील्ड है उस फील्ड को क्या कर दे, कम कर दे या ख़त्म ही कर दे और अपना खुद का ही फील्ड बना रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट्स परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। तो एप्साई इज इक्वल टू एप्साई नॉट एप्साई आर। एप्साई आर क्या है, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक मीडियम। एप्साई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। और एप्साई क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और ए मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्साई आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। इसका मतलब क्या है, निर्वात व माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बलों का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मीडियम है जो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक जो होती है वो उसमें से फ्लो हो सकती है, यानी कि वो उसमें ना, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यानी कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ना फ्लो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें रखेंगे तो वो उसमें क्या दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो उसमें इफेक्ट दिखाता है। करंट तो फ्लो नहीं होगी, लेकिन वो उसमें इफेक्ट दिखाएगा। इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो 4th चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आप ये समझिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ओनली एक इंसुलेटर है जो करंट को अपने में से फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इफेक्ट दिखाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर वैल्यू क्या होती है, फोर्स की, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब मीडियम रखा है डाइलेक्ट्रिक, तो वहाँ क्या हो जाएगा, FM = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे एप्साई आर क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट आ गया, यानी एप्साई आर। तो जब हम इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/FM। 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2/r² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, एप्साई आर। तो F/FM = एप्साई आर। ये क्या हो गया, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम यानी कि खूब सारे चार्जेस हैं और उन चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स को निकालते हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यानी कि हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज है Q1, उस Q1 चार्ज पर दूसरे अदर्स चार्ज हैं, उनके उसकी Q1 चार्ज पे दूसरे चार्जेस के कारण लगने वाला बल क्या होगा। तो वो लगने वाला बल क्या होगा, उन सभी चार्जेस के कारण जो बल लगा उन सबको क्या कर दें, उनका वेक्टर सम कर दें। उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो F1 = F12 + F13 + F14 प्लस F1n, यानी कि n चार्जेस है और Q1 चार्जेस पे Q2 चार्जेस के द्वारा, Q3 के, Q4 के और Qn के द्वारा लगने वाला फोर्स याद करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, F1 = F12 F13 F14 एंड F1n। इस डायग्राम को हम समझते हैं। हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, देखिए। यहाँ पे हमने बोला ये है हमारा Q1 चार्ज, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, R1। ओके, ये है हमारा Q2 चार्ज और यहाँ पे है हमारा Q3 चार्ज, यहाँ पे है हमारा Q4 चार्ज। Q1 की ओरिजिन से डिस्टेंस है R2, Q3 की ओरिजिन से डिस्टेंस है R3 और Q4 की ओरिजिन से डिस्टेंस है R4। ओके, Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसको हम जब मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो गई हमारी F1 2, यही होगा। Q3 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरफ। तो ये क्या हो गई हमारी F1 3। और जब Q4 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन कितनी हो गई, F1 4। ओके, समझ में आई। इस Q1 चार्ज के ऊपर Q2 लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन हो गई हमारी ये कितनी है, F1 2। Q3 ने Q1 पे फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन कितनी है, F1 3। और Q4 ने जब Q1 पे फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन कितनी हो गई, F1 4। ओके, अब हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन Q1, यानी Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला फोर्स। तो F21 = Q1 Q2 4πε0 R21 का स्क्वायर R21 कैप। वैसे ही F13 निकालेंगे तो Q1 Q3 4πε0 R31 का स्क्वायर R31 कैप।
वैसे F14 निकाला, F1n निकाला, सेम उसी तरह से फिर हम क्या करें, इन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड करने पर Q1 पे लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। तो इन सबको ऐड किया। अब चूंकि इन सब के अंदर कॉमन क्या निकल रहा है, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन सब में से हमने कॉमन निकाल दिया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या बचा, Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, Q3 R31 का स्क्वायर, और Q4 R41 का स्क्वायर, और Qn R1n का स्क्वायर, और R21 कैप, R31 कैप, R41 कैप और Rn1 कैप। ये सबको हमने क्या रख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अगर हम इसे किसी जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, F1 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा लिखेंगे। फिर Q2 क्या रहा है, Q3 Q4 Qn, यानी कि I समीशन लगा दें। अब I की वैल्यू 1 तो है नहीं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Q से कहाँ तक, N तक। तो हम क्या लिखें, I इज इक्वल टू 2 to N। फिर क्या लिख दें, QI, 2 की जगह क्या लिख दें, I लिख दें, I1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या लिख दें, 2 की जगह I1 कैप। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख जाते हैं, पहले 2 रखा तो वैल्यू क्या लिखिए, R21 का स्क्वायर, R21 कैप। अब क्या रखें, 3 रखें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 R31 का स्क्वायर और R31 कैप, ये आ गया। 4 रखें तो R4 Q4 अपॉन Q41 का स्क्वायर, R41 कैप। N रखें तो Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, R1 कैप। ओके, थैंक यू।